आज मैं आपको इस वीडियो में बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप पढ़कर पास हो सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और टॉप भी क्लास में कर सकते हैं, तो मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा। इसके बाद आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र से कक्षा 12वीं का है। आसियान संगठन किसे कहते हैं? पहले आसियान का पूरा नाम जान लेते हैं, इसके बाद आसियान संगठन क्या है, किसे कहते हैं, इसका पूरा डिटेल से बताएंगे। आसियान का पूरा नाम दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। एशिया में दक्षिणी पूर्वी तीनों भाग का एक संगठन है। और इस संगठन में हुआ क्या है, इस संगठन का स्थापना, आसियान संगठन की स्थापना 1968 अगस्त में हुआ था। आसियान संगठन दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में जो भी कार्य किया जाएगा उन सभी कार्यों पर सभी देश एक दूसरे का सहायता करने वाला एक संगठन है। कहने का मतलब हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि एशिया में दक्षिण पूर्वी के जो जितने राष्ट्र हैं, जितने भी समस्याओं का सामना करेंगे एक देश, तो उन सभी समस्याओं को सभी देश मिलकर सहायता करेंगे और शांतिपूर्वक सुलझाएंगे। जो भी समस्या होगा वहाँ वही समस्या सुलझाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, आसियान संगठन का उद्देश्य क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यह। आसियान संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको लिखना है, पहला, सदस्य राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में सहायता करना। जैसे कि आसियान संगठन के जितने देश हैं उन सभी देशों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में सहायता करना है। सभी देश मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगे, जितने राष्ट्र हैं आसियान संगठन के। और दूसरा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक स्थिति में सुधार करना। वहाँ के जितने भी राष्ट्र हैं दक्षिण पूर्व के, उस आर्थिक स्थिति में सुधार करना, वहाँ की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तीसरा आंसर है इसी का, इस क्षेत्र में साझा बाजार तैयार करना जिससे व्यापार को बढ़ावा हो सके। ऐसा बाजार लॉन्च करना जिससे व्यापार को बढ़ावा मिल सके। तो आपको यही क्वेश्चन का आंसर है। चौथा, समूह से विभिन्न समस्याओं को हल करना। सामूहिक समूह से विभिन्न समस्याओं को हल करना। जो सामूहिक है, समूहों से मिलकर हर एक समस्या को सुलझाना। और तीसरा है इसका, दूसरा तो ख़त्म हो चुका। तीसरा है, खुले द्वार की नीति क्या है? अब इसका बेहद ही महत्वपूर्ण आंसर बता दूंगा, आसान, सटीक, स्पष्ट शब्द में। तो लिखा है, खुले द्वार की नीति क्या है? खुले द्वार की नीति चीन देश ने अपनाई थी, खुले द्वार की नीति। अब इसका आंसर हो जाएगा, खुले द्वार की नीति चीन में किस कारण अपनाया गया है, ये भी पूछ सकता है। तो खुले द्वार की नीति होता क्या है, पहले आप यह समझिए। खुले द्वार की नीति चीन देश ने अपनाया गया था क्योंकि वहाँ आर्थिक समस्या, राजनीतिक आदि समस्याएं थीं जिससे वो व्यापार में बढ़ावा नहीं मिल सका, और इस प्रकार खुली द्वार की नीति अपना कर बेहद ही विकास कर लिया। खुली द्वार की नीति यही होता है, खुले द्वार की नीति। व्यापार में सुधार करना आपको विस्तार से लिखना है। खुले द्वार की नीति चीन ने सन 1978 दिसंबर माह में खुले द्वार की नीति को घोषणा कर दिया। घोषणा मतलब स्थापना कर दिया, स्थापना मतलब शुरुआत कर दी, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार और व्यापार में बढ़ावा हो सके। विकास होगा तभी तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, वही निकल कर आ गया आंसर, व्यापार में बढ़ावा हो सके। और चौथा है बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको लिख लेना है। पहले आपको बता दूं, कैमरा अच्छे से बना लूँ मैं अभी, और इसके बाद अब आपको आ जाना है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ मैं। लिखा है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? किसी देश की अर्थव्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था साथ एकत्रित करना वैश्वीकरण कहलाता है। बेहद ही आसान सरल में आप समझ जाएंगे। किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना और एकत्रित करना, वही है
तो वैश्वीकरण कहलाता है। उदारीकरण क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। 5वां नंबर, उदारीकरण क्या है और किसे कहते हैं? अर्थ परिभाषा एक ही वीडियो का, एक ही प्रश्न का आंसर निकलेगा। इसमें लिखा है व्यापार हेतु कानूनी नियंत्रण में ढील करते हुए आयात निर्यात को सरल बनाना। अब इसका डिटेल से बता दूं, किसी भी देश में जो भी कानूनी नियंत्रण होता है कि इस व्यापार में करने में इतना जीएसटी लगेगा, सुधार होगा तभी आप व्यापार कर सकेंगे, तो उन सभी को ढील करते हुए आयात निर्यात को सरल बनाना। आयात मतलब मंगाना किसी दूसरे देश से, निर्यात है ना अपने देश से दूसरे देश माल भेजना, ये होता है निर्यात। तो इसको आप लिख लीजिए। और 6वां है राष्ट्र निर्माण में प्रमुख चुनौतियां। भारत के राष्ट्र निर्माण में प्रमुख चुनौतियां क्या क्या सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापना करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापना करना, ऐसे विकास करना जिससे समाज का भला हो। शरणार्थी समस्या, शरणार्थी समस्या वह समस्या है जो एक दूसरे देश से, मतलब एक देश से दूसरे देश लोग जाते हैं किसी वजह से, मतलब कुछ कारण हो गया, मेरे को मन नहीं पड़ता रहने में, इसलिए आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या होने के कारण एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वही शरणार्थी समस्या कहलाता है। अब आपको लास्ट क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन किसे कहते हैं? इसका बेहद ही महत्वपूर्ण आंसर निकलेगा स्पष्ट में। तो शक्ति संतुलन का अर्थ है किसी देश को इतना संबल न बनना दिया जाए कि वह दूसरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी देश को इतना भी शक्तिशाली न बनने दिया जाए कि वह दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरनाक बन जाए। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, उसको इतना पावरफुल अधिकार न दिया जाए कि वह दूसरों की जीवन यापन को ना समझे, सीधे मर्डर कर दे। यही होगा शक्ति संतुलन का। उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, किसी राष्ट्र को इतना भी अधिकार न दिया जाए कि वो दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, यही होता है शक्ति संतुलन। आपको इस क्वेश्चन को बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से नोट कॉपी में नोट कर लेना है और आपको लिख भी लेना है, याद करना है, जिससे आप कक्षा 12वीं में टॉप कर सकते। इसी प्रकार और वीडियो लाऊंगा, मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाकर, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा मोबाइल में। और मेरे वीडियो को देखिए लास्ट तक, तभी आपके अच्छे समझ में आएगा और अगला वीडियो लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद गाइस।